नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार, आपका M2 फिजिक्स चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत धारिता, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे कि विद्युत धारिता क्या होती है, इसके मात्रक विमाएं क्या होती हैं, इसको धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संधारित्र क्या है, संधारित्र की जो धारिता है उसको प्रभावित करने वाले क्या है, और गोलीय जो चालक है उसकी धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात स्टार्ट करते हैं धारिता। क्या लिखा है? विद्युत धारिता। ये होती क्या है, किसे कहते हैं? देखो, धारिता का मतलब सीधा है धारण करना। धारिता का मतलब क्या होता है? इसको धारण करना। जैसे अपने पास कोई पानी की बोतल है, एक बोतल ऐसी है जिसके अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है, दो है बड़ी ये बोतल है उसमें 2 लीटर पानी आ रहा है, उससे बड़ी है 5 लीटर की बोतल है उसमें 5 लीटर पानी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उस बोतल की जो बोतल है अपने पास, उनकी अलग अलग क्या है, कैपेसिटी है। और वो जो पानी की कैपेसिटी है उसके अंदर जितना पानी आ सकता है उसी को अपन क्या कर रहे हैं, उसकी धारिता कह रहे हैं कि किसी। तो यहां अपन विद्युत धारिता कह रहे हैं। तो विद्युत धारिता का मतलब क्या होगा यहां पर, कि यदि अपने पास कोई एक पदार्थ है, कोई चालक है, या कोई आवेशित परत है, या आवेशित कोई गोला है, तो उसको यदि अपन आवेश दे रहे हैं तो वो कितना आवेश क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जैसे अपने कहा कि पानी बोतल है पानी की, उसके द्वारा उसके अंदर कितना पानी आ रहा है वो उसकी क्या कहला रही है, क्षमता कहला रही है। उसी प्रकार से यदि कोई चालक है तो वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसके आवेश ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, वो क्या कहलाती है, उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। कि अपने पास मान लिया कि एक चालक है, इसको अपने क्या दिया, आवेश दिया। तो अब अपने को पता है कि कोई जो भी चालक होता है उस चालक को दिया गया आवेश कहां पर फैलता है, उसकी सतह पर फैलता है। तो ये अपने इसको आवेश दिया, मान लिया कि कितना आवेश दिया, क्यों आवेश दिया। अब अपन ने जैसे इसको क्यों आवेश दिया तो होगा क्या, पूरा का पूरा आवेश एक साथ तो दिया नहीं जाएगा। प्रारंभ में जो आवेश है वो कितना था, 0। प्रारंभिक जो आवेश है वो मान लिया कितना है, 0। फिर धीरे 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 इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसके आवेश को बढ़ाएंगे, तो अपन ने पिछले चैप्टर में के अंदर पढ़ा था कि यदि कोई आपके पास चालक है, उसको आवेश दे रहे हो, तो उसकी सतह पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। कितना विद्युत उत्पन्न होगा, क्या सूत्र पढ़ा था अपने कि किसी चालक के, कि ये मान लीजिए कि गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक के लिए अपने सूत्र निकाला था कि उसकी सतह पर के क्यू अपॉन कितना होता है, कैपिटल आर होता है। ये उसकी सतह पर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन इस चालक को आवेश दे रहे हैं, उसी के अनुपात में इस चालक के ऊपर विभव की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब दिया गया जो आवेश है और उसके अंदर चालक पर जो उत्पन्न जो विभवांतर है वो एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती है। मतलब किसी चालक को दिया गया जो आवेश जो है वो चालक के ऊपर उत्पन्न जो विभवांतर है, इस विभवांतर के कैसा है, समानुपाती है। जैसे ही समानुपातिक नियतांक को यहां से हटाएंगे तो Q इक्वल टू क्या लेंगे, C इंटू V लेंगे। ये जो C है ये एक क्या है, नियतांक है, और इस नियतांक को ही क्या कहा जाता है, उस चालक की धारिता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, चालक की धारिता कहा जाएगा, इसको C को। तो इसका मतलब C यहां पर क्या होगा ना, अपने पास C इक्वल टू क्या हुआ, Q अपॉन कितना हुआ, V। Q क्या है, उस चालक के द्वारा ग्रहण किया गया आवेश, चालक द्वारा ग्रहण किया गया आवेश, और V क्या है, उत्पन्न विभवांतर। तो किसी चालक की जो धारिता है वो धारिता उस चालक के द्वारा ग्रहण किए गए आवेश और उसके ऊपर उत्पन्न विभव के अनुपात के कैसी होती है, बराबर होती है, या उनके जो अनुपात है उस अनुपात को अपन क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई इस चालक की जो धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चालक की जो धारिता है, यहां से अपन क्या देख रहे हैं कि देखो ये वाला जो पॉइंट
जो पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा था कि जब आपने इसको क्यों आवेश दिया तो इसकी सतह के ऊपर ले लेते हैं कि इस गोले चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो इस चालक के ऊपर जो विभव होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन कितना होगा, स्मॉल आर होगा। तो यहां से देख रहे हैं कि उत्पन्न जो विभव है इस चालक की जो त्रिज्या है, आर क्या है, इस चालक की त्रिज्या है यहाँ। तो इस त्रिज्या के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब आप जैसे जैसे त्रिज्या को बढ़ाओगे, त्रिज्या को बढ़ाने से इसका जो विभव है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या को बढ़ाओगे तो विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब विभव कम होगा तो यहां देखें क्या है कि विभव को यदि आप कम करोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए क्या कह सकते हैं कि धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि किसी चालक की जो धारिता है क्या कर रही है, इसके विभव के ऊपर या इसका जो आकार है इस आकार के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो इस तरह से कि चालक की जो धारिता है वो धारिता आप उसका आकार बढ़ाओगे, आपने आर बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका आकार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आकार बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इसका एक तरह से क्या बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे चालक की जो धारिता है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपन पहली बात कह सकते हैं कि चालक की जो धारिता है उसकी जो निर्भरता है वो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अब दूसरा है कि यदि अपन इस चालक को अभी अपन करें कि ये मान लो कहां पर है, निर्वात में है। अब यदि इसको किसी माध्यम में रख दिया जाए तो जो चालक की जो धारिता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला अपने पास विभव का है इसके अंदर ये के की जो वैल्यू अपने पढ़ी थी कि कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में। और के की जो वैल्यू माध्यम के लिए जो है वो कितनी होती है, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कि अपन ने इसको जो है एप्सिलॉन आर जो है परावैद्युतांक उस माध्यम के अंदर रखा है। तो अब यहां क्या होगा, देख माध्यम की उपस्थिति में जो विभव है वो कितना हो जाएगा, इसका Vm = कितना हो जाएगा, V0, इसको निर्वात के अंदर पर कह देते हैं V0 अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा यहां से। तो यहां से अपन क्या देखेंगे, क्या पढ़ा था अपन ने कि सबसे कम जो परावैद्युतांक है वो अपन ने किसका लिया था, वायु के लिए लिया था, कितना होता है 1। उसके अलावा जितने भी माध्यम है उनके लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 1 से कैसी होती है, अधिक होती है। और यदि ये वैल्यू 1 से अधिक है तो उसका मतलब है कि माध्यम की उपस्थिति में इस चालक का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब V जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। और यदि V डिक्रीज होगा तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये क्या बता रहा है कि चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी वो अपन यदि यहां पर देखो, निर्वात की तुलना के अंदर, ये निर्वात के अंदर, यहां पर निर्वात की उपस्थिति में कितना है, Q अपॉन कितना है, V, और इसको लिख देते हैं V0। माध्यम की उपस्थिति में धारिता क्या लिखेंगे अपन, Cm बराबर आवेश उतना ही है, Q अपॉन विभव कितना होगा, V0 अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन आर। V0 अपॉन एप्सिलॉन आर को ऊपर लेके चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू Q अपॉन कितना हो जाएगा, V0। Q अपॉन V0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अपने पास कितना हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू कितना हो गया, C0। इसका मतलब क्या मिला अपने को कि माध्यम की उपस्थिति में किसी चालक की जो धारिता है वो निर्वात की जो धारिता है उसका कितना गुणा बढ़ गई है, एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी चालक की जो धारिता है वो माध्यम की उपस्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है। तो दूसरा हो गया, किसी चालक की जो धारिता है वो माध्यम की उपस्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और तीसरी जो वह बात है वो है कि अन्य अनावेशित चालक
की उपस्थिति पर। उपस्थिति पर मतलब यदि इस चालक के पास में अपन कोई दूसरा अनावश्यक चालक लेकर आएंगे तो वो अनावश्यक चालक इस चालक के विभव में क्या कर देगा, कमी कर देगा। तो विभव में कमी करेगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं किसी चालक की जो विद्युत धारिता होती है वो विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहला, चालक के क्षेत्रफल पर या उसके आकार या उसके आकृति। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसके ऊपर विभव जो है की जो वैल्यू है ये क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और कम होने से धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा आपने कहा माध्यम की उपस्थिति पर, यदि चालक को अपन पराविद्युत माध्यम में रखा जाए तो उस स्थिति में चालक की जो धारिता है वो अपने कहा कि निर्वात की जो धारिता है उसका कितना गुणा हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है। और तीसरा जो है कि चालक के पास अन्य चालक को अपन यदि लेकर आए, अन्य अनावश्यक चालक को यदि लेकर आते हैं तो उसके कारण भी इस चालक के विभव में क्या होगी, कमी होगी। और विभव में कमी होने के कारण धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे कि विद्युत चालक जो है, कोई चालक है, उस चालक की धारिता पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। अब अपन लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी चालक की जो धारिता है। तो अभी अपन ने क्या लिखा कि किसी चालक की जो धारिता है वो है C इक्वल टू क्यू अपॉन कितना होता है, V। यदि मात्रक की बात करें तो देखें Q क्या है, आवेश। तो क्या मात्रक पड़ा था, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और V क्या है, विभव। विभव का मात्रक अपने क्या पड़ा था, वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट कह सकते हैं अपन। और इस कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहा जाता है, फेरड कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि फेरड इक्वल टू कूलाम अपॉन वोल्ट। यदि अपन ले कि मान लिया कि जो आवेश है Q वो कितना है, 1 कूलाम है, और विभव जो है वो कितना है, 1 वोल्ट है, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी। तो क्या होगा अपने पास 1 फेरड बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। मतलब यदि किसी चालक के ऊपर कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट है, और उस चालक की धारिता कितनी है, 1 कूलाम है, तो उस चालक की जो धारिता है वो कितनी होगी, 1 फेरड होगी। तो इस तरह से फेरड जो है वो भी क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक है। ये दूसरा अपने पास मात्रक आ गया। सीजीएस पद्धति के अंदर यदि बात करेंगे, ये एमकेएस पद्धति के अंदर था। सीजीएस पद्धति के अंदर अपन ने क्या कहा था कि कूलाम को क्या कहा था, स्टेट कूलाम। वोल्ट को क्या कहा था, स्टेट वोल्ट कहा था। तो इस तरह से ये अपन ने क्या निकाला, चालक की धारिता का सूत्र। अब अपन यदि बात करें कि इसकी विमा क्या होगी, तो विमा के लिए अपने पास क्या होगा, C इक्वल टू आवेश की विमा अपन ने कितनी निकाली, A1 T1 निकाली थी आवेश की विमा। विभव की विमा क्या निकाली थी, यदि सीधी याद नहीं है तो याद कर सकते हैं अपन कि अपन ने विभव का सूत्र क्या पढ़ा था, V बराबर W अपॉन कितना पढ़ा था, Q। तो W अपॉन Q, Q कहाँ चला गया, ऊपर चला गया वापिस। अब अपने को कार्य की विमा तो याद है, A1 T1, फिर अपने पास आवेश आ गया, तो आवेश की विमा फिर कितनी होगी, A1 T1 अपॉन कार्य की विमा कितनी होती है, M1 L2 T-2। M1 कहाँ लेके गए, ऊपर, तो M-1 हो गया। L2 नीचे है, ऊपर गया तो किसमें हो गया, माइनस के अंदर, L-2। फिर T-2 नीचे है, और T1 और T1 ऊपर है, तो ऊपर कितना हो गया, T2, और नीचे T-2 और ऊपर चला जाएगा तो T कितना हो गया, प्लस का 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो T कितना हो गया, 4, और A1 और A1 कितना हो गया, A2। तो ये अपने पास होगी चालक की जो धारिता है उसका विमीय सूत्र या उसकी विभा होगी। अब यहां से अपन बात करें कि जो चालक की जो धारिता है वो यहां से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उस आवेश के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। C इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो रहा है, V हो रहा है। तो अपन कहते हैं कि चालक की जो धारिता है उसको दिए गए आवेश पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। लेकिन हकीकत में ये उस आवेश पर भी निर्भर नहीं कर रही है और इसके ऊपर जो विभवांतर है उस पर भी निर्भर नहीं कर रही। ये इन दोनों का क्या है, अनुपात है। क्योंकि जिस अनुपात में अपन आवेश देंगे उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। तो चालक की जो धारिता है वो आवेश पर भी निर्भर नहीं कर रही है, विभवांतर की जो है के ऊपर उत्पन्न विभवांतर उस पर भी निर्भर नहीं कर रही है। ये क्या है, उन दोनों के एक अनुपात है।
जो कैसा होगा, नियत रहेगा। और चालक की जो धारिता होती है C, ये सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। चालक की जो धारिता होती है ये सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, कोई ना कोई वस्तु को क्या करेगा, जो भी आवेश देंगे उसको क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोलीय चालक की धारिता। या गोलीय चालक की धारिता करें उससे पहले ये परिभाषा जो है उसी के ऊपर अपन ले लेते हैं कि अपन ने लिखा Q समानुपाती कितना होता है, V। कई बार यहां पर क्या होता है, एक ग्राफ भी पूछा जाता है, उस ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आधारित होता है कि अपने कहा Q समानुपाती कितना है, V। तो यहां से देखें, यदि अपन Q और V के अंदर यदि ग्राफ खींचें तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स के ऊपर V ले लिया, y एक्स के ऊपर क्या ले लिया, Q ले लिया। कैसे हैं, एक दूसरे के समानुपाती है, ये समानुपाती रेखा खींच दी। मान लिया कि ये जो है लाइन, ये अक्ष के साथ मान लो कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो अब यहां से देखिए, यदि मैं इस बिंदु से अक्ष के ऊपर यदि अपन लंब डाल दें तो ये जो है रेखा है वो क्या हो गया, एक ढाल हो गया रेखा का, रेखा की परवणता होगी। लिख सकते हैं OA रेखा की परवणता या ढाल, परवणता या ढाल। परवणता या ढाल का मतलब क्या है, टेन थीटा, स्पर्शज्या उसकी। तो टेन थीटा की यदि वैल्यू यहां से निकालें तो कितनी आएगी मेरे पास, क्या आएगा, यहां देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये अपना क्या हो गया, आधार हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार क्या आएगा अपने पास, टेन थीटा बराबर, लंब कौन है, ये वाली लाइन, इसको नाम दे देते हैं MP, AB लाइन है। AB लाइन है किसके पैरेलल है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आवेश को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये भी क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Q को। तो लंब की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन आधार कौन है, अक्ष OB। OB किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विभव को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या हो रही है। तो ये क्या निकला अपने पास इस ग्राफ से, आवेश बटा विभव। और आवेश बटा विभव जो धारिता की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने यही तो लिखा था Q इक्वल टू CV, और C बराबर Q अपॉन कितना हुआ V। इसका मतलब ये जो Q बटा V क्या है, चालक की धारिता। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि टेन थीटा बराबर कितना आया, C। इसका मतलब कि किसी चालक की जो धारिता है वो आवेश और विभव के बीच में जो ग्राफ खींचा गया उसकी जो परवणता है उसकी कैसी होती है, बराबर होती है। तो अपने पास यदि यहाँ आवेश और विभव में यदि कोई ग्राफ दिया गया है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि यहाँ जो भी कोण दिया जाता है, आपको कोण दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है उस चालक की धारिता क्या होगी। मान लिया कि यहाँ पर 45 डिग्री दे दी, ठीक है, तो 45 डिग्री दे दिया तो अपने पास क्या होगा, धारिता किसके बराबर कहा, उस कोण की स्पर्शज्या के बराबर। तो थीटा कितना है 45, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक। इसका मतलब C की का मान कितना है, 1। मात्रा क्या है, फेरेड या कूलाम प्रति वोल्ट है। तो इस तरह से चालक की क्या की जा सकती है, धारिता ज्ञात की जा सकती है। या आपको यहां पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है कि दो ग्राफ दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है इनमें से किस चालक की जो धारिता है वो अधिक है। जैसे अपने पास ले लिया आपको इस तरह से V और Q के बीच में क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया। ये एक ग्राफ दिया गया है, ये दूसरा ग्राफ दिया गया है, ये A चालक के लिए, ये B चालक के लिए, ये दो चालक हैं आपके पास, ठीक है। अब ये मान लिया कि ये कोण आपको कितना है, θ1, और ये कोण कितना है, θ2। दिए हुए तो ठीक है, न दिए हुए तो अपन मान लेंगे। तो अब यहां क्या होने वाला है, अब आपको यहां पूछा गया है किस चालक की धारिता अधिक है, किस चालक की धारिता अधिक है, किस चालक की धारिता अधिक है, ये अपने को निकालनी है यहां से। अब वैल्यू तो कुछ दी गई है, लेकिन अभी अपन ने क्या पढ़ा कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो उस दिए गए विभव और आवेश के मध्य जो ग्राफ बना गया है उसकी स्पर्शज्या के कैसी होती है, बराबर होती है। किसी इक्वल टू कितना है, tan θ,
ठीक है, तो अब अपने पास ए चालक के लिए जो धारिता है उसको क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर टेन थीटा। ए के लिए अपने कोण कितना माना, थीटा 1 मान रखा है, तो थीटा 1। बी चालक के लिए धारिता कितनी है, सी बी लिख सकते हैं बराबर 10 कितना कोण है, थीटा 2, तो 10 थीटा 2 लिख दें। अब यहां पर ये देखना है कि कौन बड़ा है कोण, क्योंकि धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, कोण के ऊपर डिपेंड कर रही है। कोण तो थीटा कौन बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है किससे, थीटा 1 से। अब अपने पास अपने को क्या पता है कि जब अपन टेन की सारणी बनाते हैं, टेन की वैल्यू निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो टेन 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0। टेन 45 की कितनी होती है, 1। और टेन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब 0 डिग्री से जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, इधर जा रहे तो क्या हो रहा है, कोण बढ़ रहा है। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ गई का मतलब क्या है, धारिता बढ़ गई। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि जिसके लिए कोण ज्यादा है उसकी चालक की जो धारिता है वो भी क्या है, ज्यादा है। तो यहां थीटा 2 बड़ा है, इसका मतलब टेन थीटा 2 है वो भी बड़ा होगा किससे, टेन थीटा 1 से। और टेन थीटा 2 बड़ा है, इसका मतलब टेन थीटा 2 किसके लिए था, दूसरे चालक की धारिता के लिए। इसका मतलब दूसरे चालक की धारिता कितनी कितनी गई अपने, सी बी कही ग्रेटर देन कितनी होगी, सी ए। इसका मतलब कि बी चालक की जो धारिता है वो ए चालक की धारिता से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर आपको ये ग्राफ बनवा लिया जाता है, या ग्राफ पर इस तरह से क्या, या तो 2 ग्राफ दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि किस चालक की धारिता ज्यादा है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कोई सीधा कोण दे देगा और कोण देके ये पूछेगा कि इस चालक की जो धारिता है वो कितनी है। अब अपन आते हैं कि गोलीय जो चालक है उसकी धारिता कितनी होगी। तो देखिए क्या लिया गया, एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक की धारिता अब देखें यहां इस चैप्टर के अंदर अपने को जहां पर भी पूरा जो चैप्टर चलेगा उस पूरे चैप्टर में अपन जगह जगह क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। अब जब धारिता निकालनी है तो वही बात जैसे अपने पिछले चैप्टर में अपने विभव निकाल रहे थे, इस विभव का संबंध क्या था, किससे था, कार्य का किससे था, बल और विस्थापन से था। वैसे ही यहां पर भी अपने को एक एक बात को पकड़ना है। क्या पकड़ना, क्या ज्ञात करनी है अपने को, धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब धारिता ज्ञात करनी, तो अभी भी अपन ने क्या सूत्र पढ़ा, धारिता का सूत्र पढ़ा, C बराबर Q अपॉन कितना V। इसका मतलब आपको धारिता निकालनी है किसी चालक की, तो आपको उसको दिया गया आवेश और उसके ऊपर उत्पन्न विभव, ये दोनों बातें अपने को चाहिए। दिया गया आवेश अपने को पता होगा, अब विभव निकालना है क्योंकि उसका आकार कितना बड़ा है ये अपने को नहीं पता। तो जैसा आकार होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, चेंज होगा, और उसी के आधार पर धारिता का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, धारिता ज्ञात करें उससे पहले अपने को उस चालक का क्या निकालना है, विभव निकालना है। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं। क्या दिया, गोलीय चालक। तो ये अपने पास एक गोलाकार चालक बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अब क्या है, चालक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी चालक को जो दिया गया आवेश है वो क्या करता है, हमेशा उसकी कहां पर फैल जाता है, सतह पर फैल जाता है। तो अपन ने मान लिया इस गोलीय चालक को कितना आवेश दिया, प्लस का Q, मतलब इसको अपन ने क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया। कितना आवेश दे दिया, Q आवेश दे दिया। ये दिया गया आवेश कहां पर फैल गया, इसकी सतह पर फैल गया। अब क्या निकालना, अपने को धारिता निकालनी थी। धारिता के लिए क्या निकालना अपने को, विभव। तो अपन क्या लिखेंगे कि चालक का विभव, चालक पर विभव कितना होगा, चालक के विभव का सूत्र V इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना होता है, R। त्रिज्या इसकी कितनी है, R, तो R हो गया, निकाल लिया विभव। अब क्या चाहिए, इसकी धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या है, C बराबर Q दिया गया आवेश, क्यों अपन ने Q आवेश दे दिया, कितना है विभव V, तो V की वैल्यू अपने पास कितनी है, के क्यू अपॉन कितनी है, R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास कितना बन गया, C इक्वल टू R अपॉन कितना हो गया, K। और K की वैल्यू कितनी होती है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। कब,
निर्वात की उपस्थिति में, कि यदि ये चालक कहां पर उपस्थित है, निर्वात में उपस्थित है, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रख देते हैं यहाँ पर 4 वैल्यू, तो C इक्वल टू R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में अपन कह रहे हैं भाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो यहां से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा R, ये लीजिए। तो किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कितनी थी, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है R होता है। इसका मतलब किसी गोलीय चालक की जो धारिता है वो उसके त्रिज्या, उसकी त्रिज्या, अपने गोला काट लिया है तो ये गोले की क्या होगी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या की कैसी है, समानुपाती है। चालक जितना बड़ा ज्यादा होगा, जितना आकार अधिक होगा, उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उसकी धारिता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाला, गोलीय चालक की धारिता। यदि इस चालक को कहां रख दिया गया, किसी माध्यम में रख दिया गया, तो धारिता क्या होगी, तब इसको अपन क्या लिखेंगे, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में चालक की जो धारिता है उसको क्या लिखेंगे, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू कितना R, माध्यम की उपस्थिति में, क्योंकि माध्यम की उपस्थिति में विभव है वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, और क्यू अपॉन कितना हो जाएगा R, तो ये एप्सिलॉन R से यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, CM इक्वल टू थोड़ा सा एप्सिलॉन R इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R, ये देखिए ये धारिता यही तो है, किसकी उपस्थिति में थी, निर्वात की उपस्थिति में। तो क्या लिख सकते हैं, CM माध्यम की उपस्थिति में धारिता इक्वल टू एप्सिलॉन R माध्यम का परावैद्युतांक इंटू निर्वात की विद्युतशीलता, जो सॉरी निर्वात के अंदर चालक की धारिता अपन लिख सकते हैं। तो यहां से माध्यम की उपस्थिति में अपने पहले भी कहा था कि जब किसी चालक को किसी माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में रखा जाएगा तो उस चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से अपन ने किसी गोलीय चालक के लिए क्या निकाल ली, धारिता निकाल ली। अब यहां इन सूत्रों के अंदर देखो क्या आया, निर्वात की उपस्थिति में आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R, और माध्यम की उपस्थिति में आया CM बराबर एप्सिलॉन R इंटू कितना स्मॉल r, सॉरी C नोट। यहां से क्या देख रहे हैं इस फॉर्मूले से कि देखो किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन नोट को इधर यदि ले दें, पक्षांतर कर दें, तो क्या बना CM अपॉन कितना C नोट, मतलब माध्यम में चालक की धारिता अपॉन निर्वात में चालक की धारिता का जो अनुपात है उस माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ये पिछले अपन ने पहले चैप्टर के अंदर भी जब अपन ने माध्यम का परावैद्युतांक की डेफिनेशन पढ़ी थी तब वहां इसको परिभाषित किया था विद्युत बल के रूप में, और यहां पर ये परावैद्युतांक किसके रूप में, चालक की धारिता के रूप में इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया। वहां अपन ने क्या पढ़ा था कि एप्सिलॉन R बराबर निर्वात की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल या कूलाम बल, और माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल का क्या होता है, अनुपात कहलाता है। तो यहां देखो क्या है, यहां क्या था, जब बलों की बात आ रही है तो निर्वात की उपस्थिति में बल बटा माध्यम की उपस्थिति में बल है, और जब धारिता के रूप में आ रही है तो ऊपर क्या आ रहा है, धारिता माध्यम की उपस्थिति में चालक की धारिता और निर्वात की उपस्थिति में चालक की धारिता। तो यहां से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मान लो कि किसी चालक है, किसी चालक की धारिता जो है वो निर्वात के अंदर 2 माइक्रोफेरेड है। कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड। जो भी अपने कहा था फेरेड किसका मात्रक था, धारिता का, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइक्रोफेरेड का मतलब है 1 म्यू, म्यू का मतलब क्या, 10 की घात कितना -6 फेरेड। फेरेड बड़ा मात्रक है इसलिए उसकी जगह क्या है, छोटे मात्रक काम में ले जाते हैं। तो 1 म्यू एफ का मतलब है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रो का मतलब है 10 की घात कितना -6
या 1 पिकोफेरेड। पी का मतलब है पिकोफेरेड, जो पहले भी अपन ने चर्चा की थी इसकी। तो पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस 12 फेरेड। और कई बार ये जो पिकोफेरेड इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है 1 म्यू म्यू एफ। तो देखो म्यू का मतलब कितना 10 की घात माइनस 6, फिर 10 की घात कितना माइनस 6, तो टोटल कितनी होगी 10 की घात माइनस 12। तो इस तरह से 1 पिकोफेरेड 10 की घात माइनस 12 फेरेड, 1 माइक्रोफेरेड 10 की घात माइनस 6 फेरेड होता है। तो अब निर्वात में अपने कहा कि कितनी फेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है। माध्यम में रखने पर, किसी माध्यम में रखने पर उस चालक की जो धारिता है माध्यम की उपस्थिति में वो 10 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना। यह आपका क्वेश्चन बन गया। यहां से किसी चालक की निर्वात में जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरेड और किसी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर उसकी धारिता कितनी हो जाती है, 10 माइक्रोफेरेड हो जाती है, मतलब बढ़ गई। तो कहा है कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है। तो अपने अभी यहां पर पढ़ा कि एप्सिलॉन आर बराबर कितना है, सी एम अपॉन कितना, सी नोट। तो एप्सिलॉन आर बराबर माध्यम की उपस्थिति में धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड अपॉन निर्वात की उपस्थिति में कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो गया, 5। तो यहां से भी क्या हो रहा है कि अपने उस माध्यम का क्या निकाल लिया, परावैद्युतांक निकाल लिया। यदि बल दिया गया है तो भी अपन निकाल सकते हैं, और धारिता दी गई है तो भी अपन माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक देखो यहां पर भी अपन ने कहा था कि एप्सिलॉन आर माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो मात्रकहीन और कैसी राशि है, विमाहीन राशि। तो यहां से भी देखो क्या आ रहा है अपने पास, मात्रकहीन और कैसी विमाहीन। चालक ये भी धारिता ये भी धारिता आपस में मात्रक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपने पास क्या दिया अपने, किसी गोलीय चालक की धारिता। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि अपन कहते हैं कि पृथ्वी जो है कैसी है भाई, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। अब पृथ्वी यदि गोल है, ये पृथ्वी है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी, आर। और अपने को पता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब बात यहां पर आती है तो उस पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। अब यहां पर अपने को क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं कि पृथ्वी की जो धारिता है अब निकालना। तो अपने क्या, अपने पास सूत्र क्या है, C इक्वल टू, एक सूत्र बन रहा है अपने पास Q अपॉन कितना, V। और पृथ्वी गोल है, पृथ्वी भी कैसी है, चालक है। इसको कितना ही दे दो, कितना ही भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसकी धारिता पर। तो यहां पर C इक्वल टू इसकी गोलीय चालक यदि माने, इसको गोलीय चालक लेने पर, पृथ्वी को क्या ले रहे हैं, गोलीय चालक लेने पर क्या है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है, R है। और यहां पर पिछले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा कि पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का विभव कितना लिया था, 0 लिया था। तो जब पृथ्वी का विभव 0 ले लिया तो धारिता कितनी हुई, C बराबर Q अपॉन कितना हो गया, 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत आएगा। इसका मतलब पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी है, अनंत है। लेकिन कब है, जब आप पृथ्वी का विभव कितना लेते हैं, 0 मानते हैं। और यदि आप पृथ्वी को गोलीय चालक के रूप में यदि लेते हैं और उसकी त्रिज्या को कितना लेके चलते हैं, 6400 किलोमीटर यदि लेके चलते हैं, तो फिर अपने को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, C इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की मान कितना है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 है, इंटू कितना, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको जब सरल किया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी C इक्वल टू 711 माइक्रोफेरेड। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है पृथ्वी की धारिता वाला। तो यदि आपको पृथ्वी की धारिता वहां पर कितनी मिलती है, अनंत मिल जाती है, इसका मतलब है कि अपन क्या मान रहे हैं, पृथ्वी का विभव कितना मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। और यदि वो कह रहा है कि पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए उसकी धारिता बताओ, तो फिर धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू 711 माइक्रोफेरेड होती है। ठीक है, तो ये अपने पास धारिता क्या है, गोलीय चालक की धारिता क्या है, किन किन बातों पर क्या करेगी, निर्भर करेगी, वो अपने निकाली।
यदि धारिता जो है चालक के आकार पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, तो इसका यदि ग्राफ खींचे सी और आर के बीच में, तो अपने को पता है कि धारिता का सूत्र जो भी अपन ने निकाला कि सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है आर। इसका मतलब चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या क्या कैसी है, समानुपाती। ग्राफ बनाएंगे सी और आर के बीच, तो कैसे आएगा, समानुपाती रेखा आएगी, एक इस तरह से समानुपाती रेखा अपने को मिलेगी कि जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ाओगे उसका आकार बढ़ाते जाओगे, धारिता का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, संधारित्र। संधारित्र या कैपेसिटर जिसको अपन बोलते हैं। कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, ये अपने डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, यूज होता है। अपन हर जगह देखते हैं। नॉर्मल सबसे यदि सिंपल यदि देखें तो अपन एक कहते हैं कि अपने घर के अंदर जो पंखा लगा होता है उस पंखे में क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है। वो हकीकत में सेल नहीं है, कहने की भाषा में है, ग्रामीण भाषा के अंदर अपने, कि वो सेल है, लेकिन वो सेल नहीं होता है। हकीकत में क्या होता है, संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है। अब ये कैपेसिटर करता क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, क्या इसका सिद्धांत है, वो अपन बात करते हैं। कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसके ऊपर अपन अधिकतम मात्रा में क्या कर सकते हैं, आवेश को संचित किया जा सकता है। मतलब एक तरह से आवेश को संचित करने का क्या है, एक साधन है। तो यह कैसे इसको निर्मित किया जाता है, क्या इसका काम है। अपने को पता है कि जब आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा, उससे ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकता। भाई जैसे अपने पास एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन की कैपेसिटी है 5 लीटर, ये 5 लीटर पानी इसमें आता है। अब यदि आप इसको 5 लीटर पानी से ऊपर भरना शुरू कर दोगे, आप इसमें यदि 6 लीटर पानी यदि डालना चाहते हो तो क्या होगा, ये पानी बाहर से लीक होना शुरू हो जाएगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्षरण होना शुरू हो जाएगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इससे ज्यादा ये ग्रहण नहीं कर सकता। तो अब अपन करें क्या, क्या इसकी धारिता को अपन किसी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए अपन यहां जो अपन ने बात करी थी कि किसी चालक को जो आवेश है वो एक निश्चित मात्रा तक दिया जा सकता है, उससे यदि आप ज्यादा आवेश दोगे तो यही बात होगी कि वो माध्यम के अंदर क्या हो जाएगा, लीक होना या क्षरित होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अब अपन करें क्या, यदि अपन ने एक बात पढ़ी थी, जब अपन ने कहा कि इसी चालक की जो धारिता है वो 3 बातों पर निर्भर कर रही थी। पहला अपन ने कहा कि चालक के आकार पर, दूसरा अपन ने कहा कि चारों ओर के माध्यम पर, और तीसरी बात अपन ने कही थी किसी चालक के पास अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। तो उससे होगा क्या, जब आप एक चालक है उस चालक के पास में यदि दूसरा यदि अनावेशित चालक लेके आओगे तो ये जो चालक है अनावेशित चालक, ये क्या करेगा, इस चालक के विभव के अंदर क्या कर देगा, कमी कर देगा, क्योंकि इन दोनों चालकों के बीच में एक विभवांतर जनरेट होगा और ये विभव क्या करेगा, पहले जो चालक जो अपन लेके चल रहे हैं इसके विभव में क्या करेगा, कमी करेगा, और विभव में कमी करेगा तो धारिता के मान को अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यदि अपने विभव को कम करेंगे तो अब उसको उसी विभव तक वापस लाना है, उसको उसी विभव तक वापस लाने के लिए अपने को इस प्लेट को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा आवेश दे सकते हैं। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, इस चालक के ऊपर आवेश की मात्रा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक तरह से आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, विभव भी बढ़ गया। इसका मतलब दोनों का जो अनुपात था वो पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ गया तो इसका मतलब चालक की धारिता भी क्या होगी, बढ़ गई। तो इसी को क्या कहा गया है, संधारित्र। इस तरह का जो ये अपन एक डिवाइस जो है, एक उपकरण जो निर्मित करने वाले हैं, उस उपकरण को ही क्या कहा जाता है, संधारित्र कहा जाता है। कि आपने किसी चालक का आकार परिवर्तित नहीं किया, फिर भी आकार को परिवर्तित किए बिना अपन क्या कर रहे हैं, उस चालक की धारिता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर आवेश की जो मात्रा है उस प्रेत के ऊपर, उस चालक के ऊपर, उसको अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यही उपकरण जो है वो क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। तो किस तरह से अपन करेंगे, यहां पर इस चालक की धारिता क्या है। मान लिया
कि अपने पास एक प्लेट है, ये एक आवेशित प्लेट है, जिसको अपन ने क्या किया है, यहां एक कुचालक स्टैंड से जोड़ दिया। ये अपन ने कुचालक स्टैंड से जोड़ दिया और यहां इसके क्या लगाया है, अपन ने ये तार लगाया हुआ है, जिसकी सहायता से इसको अपन क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। अब मान लिया कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट को अपन ने क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया। इस प्लेट को अपन ने क्या किया है, धनावेशित किया है। अब अपन क्या करेंगे कि इस ए प्लेट के पास में कोई दूसरी प्लेट बी लेकर आते हैं। ये दूसरी प्लेट लेकर आए और इसको भी क्या किया, यहां अपन ने कुचालक स्टैंड से जोड़ दिया। तार बांध दिया गया। अब जैसे इस बी प्लेट को अपन ए प्लेट के पास में लेकर आए तो क्या देखेंगे कि प्रेरण की जो घटना होगी, प्रेरण के कारण पढ़ा था कि एक चालक के पास दूसरा चालक अपन लेकर आते हैं तो प्रेरण की घटना घटती है वहां। तो क्या होगा कि इस बी प्लेट की जो आंतरिक सतह है वो क्या करेगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कितनी होगी, उतनी ही होगी जितना इस ए प्लेट के ऊपर है। तो यदि अपन ने मान लिया कि प्लेट ए को अपने द्वारा दिया गया आवेश कितना है, Q है, तो इस बी प्लेट के ऊपर आंतरिक हिस्से पर भी कितना होगा, Q ही आवेश होगा, लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये धनात्मक है इस प्लेट के ऊपर। और बी प्लेट के बाहरी हिस्से के ऊपर उतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां क्या हुआ, अब यहां पर देखेंगे कि जब दोनों प्लेट एक दूसरे से किसी दूरी पर उपस्थित हैं, मान लिया कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर उपस्थित है। जब डी दूरी के ऊपर उपस्थित होंगे तो क्या देखेंगे, देखो यहां धनावेश है, यहां पर क्या है, ऋणावेश है। तो एक इन प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये कैसा होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, समरूप। इसका मतलब यहां पर कैसी बल रेखाएं दिखा सकते हैं, सीधी बल रेखाएं दिखा सकते हैं। यह समरूप विद्युत क्षेत्र है। ई से अपन ने जिसकी जो तीव्रता है वो कितनी है, ई है, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी अपन ने ली, डी ली। अब अपन ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई V बराबर E इंटू कितना पढ़ा था, डी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो यहां पर देखें V इक्वल टू कितना है, E इंटू कितना है अपने पास, D है। कैसा क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। इस प्लेट से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, इस प्लेट से देखें यहां दूरी कम है, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो क्या होगा, D चेंज हो रहा है तो विभव क्या होगा, चेंज। अब बात ये आती है ना कि होगा क्या यहां पर, ये जो अंदर का जो ऋणावेश पार्ट है, ये ऋणात्मक जो विभव होगा वो प्लेट ए का जो धनात्मक विभव है उसको क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन ये जो धनात्मक विभव है ये इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अब परिणाम में जो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज अपने को देखनी है। तो यहां क्या देखेंगे कि इस प्लेट का जो ये आंतरिक हिस्सा है वो इस प्लेट के क्या है, नजदीक है। इस प्लेट के नजदीक है तो ये इसके विभव को क्या करेगा, ज्यादा कम करेगा, प्रभावित करेगा। और बाहरी जो ये धनावेश के कारण उत्पन्न जो विभव है ये क्या करेगा, कम प्रभावित करेगा। तो इसका मतलब कि इस पहली प्लेट के विभव में क्या होगी, कमी होगी। विभव में कमी होगी तो अपने क्या कहा कि सी चालक की जो धारिता है वो सी बराबर कितनी होती है, क्यू अपॉन कितना होता है। यदि आपने क्या कर दिया, विभव को कम कर दिया तो धारिता को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब यदि अपन क्या करें कि ये वाला जो प्लेट बी है इसका बाहरी हिस्सा जो अपन ने तार से बांध रखा है, इस तार को यदि अपन क्या करें, भू संपर्कित कर दें,
तो ये जो धनात्मक आवेश है, ये पृथ्वी से के जो इलेक्ट्रॉन है इनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निरावेशित कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अब केवल क्या क्या बचेगा, इस बी प्लेट पर ऋणात्मक विभव बचेगा। तो अब प्रभावी कौन हो जाएगा, ऋणात्मक विभव प्रभावी हो जाएगा। और ऋणात्मक विभव प्रभावी होने से अब प्लेट ए के विभव में और ज्यादा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और प्लेट ए के विभव में और ज्यादा कमी हो जाएगी तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब धारिता, इसका मतलब आपने विभव को क्या कर रहे हैं, पर कम कर रहे हैं, और विभव कम करने से धारिता क्या होती है, बढ़ती है। अब आप इस प्लेट को वापस उसी विभव तक लाना है, मतलब आपने डिक्रीज किया, इस प्लेट ने इसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। अब आपको उसी विभव तक वापस यदि आना है तो आपको इस प्लेट को क्या करना पड़ेगा, और आवेश देना पड़ेगा। इस तरह से आपने क्या किया कि जितना आवेश पहले था इस ए प्लेट के ऊपर, उस आवेश से और ज्यादा आवेश को क्या कर दिया, यहां पर लाके रख दिया, इकट्ठा कर दिया, संचय कर दिया। इस तरह से अपने क्या किया कि आपने इस चालक का ना तो आकार परिवर्तित किया, ना आकृति परिवर्तित की, कुछ भी नहीं किया आपने इसके साथ साथ, फिर भी आपने इस चालक की धारिता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ऐसा जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। मतलब किसी चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसके आवेश, इसका जो आवेश था उसको भी अपन ने छेड़ा नहीं है, पहले आवेश को नियत रखते हुए इसके आकार में परिवर्तित किए बिना यदि आप इस चालक की धारिता को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इसको अपन क्या कहेंगे, संधारित्र का सिद्धांत कहेंगे। कि किसी चालक के आकार में परिवर्तित किए बिना विभव को कम करके उस चालक की धारिता को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, संधारित्र का सिद्धांत कहा गया है। तो कई बार क्या पूछा, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है इसको, बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, आवेश को क्या करता है, संचय करता है। और आवेश को यदि संचित कर रहा है, इसका मतलब कि एक तरह से क्या कर रहा है, ऊर्जा को क्या कर रहा है, संचित कर रहा है, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसकी ऊर्जा को क्या कर रहा है, संचित कर रहा है। अब निकालना है कि ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र के अंदर ये जो अपने प्लेट ली है, ये प्लेट किसी भी आकार की हो सकती है, आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। और इसी के आधार पर जो ये संधारित्र बनेंगे उनको अपन नाम दे जाएंगे कि यदि आपने ये जो प्लेटें जो ए और बी अपने लिया है, यदि ये दो प्लेट हैं तो इसको समानांतर प्लेट संधारित्र बोल देंगे। यदि ये दो गोले हैं तो अपन इसको गोलीय संधारित्र बोल देंगे। यदि बेलन है तो क्या बोल देंगे, इसको बेलनाकार संधारित्र बोल देंगे। तो अपने इस चैप्टर में जब अपन आगे पढ़ेंगे तो अपने पास एक तो है ये समानांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा है गोलाकार संधारित्र, जिनकी अपन आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये आकार जो है इसका कुछ भी हो सकता है। अब अपने को निकालनी है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो शुरू करते हैं कि जो समानांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तो अभी अपन ने क्या लिया कि अपने पास एक चालक प्लेट है जिसको अपन ने क्या किया, आवेशित किया गया, धनावेशित किया गया। कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और इस ए प्लेट के पास में दूसरी अनावेशित प्लेट लाई गई है जिसके ऊपर प्रेरण के कारण आंतरिक सतह पर कितना आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, माइनस का क्यू आवेश। और बाहरी परत के ऊपर क्या उत्पन्न हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया प्लेट बी पर। और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखी गई है, डी दूरी पर रखी गई है। अब अपने इस बी प्लेट का जो बाहरी हिस्सा है इसको ऊपर ने क्या कर दिया, क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे अपन। तो क्या होगा, बाहरी जो ये आवेश है, ये पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो अपने पास ये क्या बन गया, एक समानांतर प्लेट संधारित्र का एक चित्र बन गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, वो अपन ने पहले ही बात की थी, जिसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कितनी है, ई है। कि दोनों प्लेटों के बीच में ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब यहां पर
छोटी सी एक चीज बता देता हूं बीच में कि ये जो विद्युत, ये जो अपने लाइनें दिखाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? विद्युत बल रेखाओं को। कैसी है? समानांतर है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र है, और समरूप विद्युत क्षेत्र में सभी बल रेखाएं कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो बाहरी हिस्सा है, जो अंतिम जो हिस्से हैं इस परत की, यहां जो बल रेखाएं होती है ये थोड़ी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है ऐसे अपने मार्ग से। इस तरह से ये मुड़ जाती है। इनका जो ये मुड़ना है इसको कहा जाता है उपांत प्रभाव। क्या कहा जाता है इसको? उपांत प्रभाव कहा जाता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के सिरों पर, समानांतर प्लेट संधारित्र के सिरों पर विद्युत बल रेखाओं का क्या होना? वक्र के रूप में मुड़ जाना क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव कहलाता है। तो इस उपांत प्रभाव को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों का आकार क्या होता है? बड़ा लिया जाता है। इनकी जो लेंथ है वो क्या ली जाती है? ज्यादा ली जाती है। और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो उपांत प्रभाव को कम करने के लिए क्या है? प्लेटों की लंबाई अधिक लेनी चाहिए, अधिक हो। और दूसरा है कि प्लेटों के मध्य की दूरी कम हो। तो अपने पास ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या होंगी? इनको वक्रित, भाई जैसे जैसे ये पास में आती जाएंगी तो इनको ये मुड़ने का जो है समय ये क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये सीधी रहेंगी। तो इस तरह से अपन इस उपांत प्रभाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब वापस अपने उसी टॉपिक पे आते हैं कि अपने को तो क्या निकालनी है? समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। धारिता निकालनी है तो मैंने क्या कहा था कि धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर Q बटा कितना है? V है। बस अपने को तो इसी पर आना है वापिस। अब देखें, अपने को धारिता निकालनी है तो क्या है? दिया गया आवेश बटा विभव, या इन प्लेटों के बीच में विभवांतर। ये ध्यान रखें, ये बोलने में अपन विभव बोल रहे हैं, लेकिन जहां पर भी अपन C बराबर Q अपॉन V बोल रहे हैं तो ये जो V है ना, ये क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है ये। तो इसको ध्यान रखें, रिप्रेजेंट अपन V से ही करेंगे यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन है क्या? ये विभवांतर है। ये ध्यान रखना, विभवांतर है ये, इन दोनों प्लेटों के बीच के अंदर विभवांतर है ये। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। अब प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है? E। विद्युत क्षेत्र E है। कितनी दूरी है दोनों के बीच में? D दूरी है। और अपने को चाहिए क्या? V चाहिए, विभवांतर चाहिए। क्या पढ़ा था? सूत्र पढ़ा था अपन ने अभी कि क्या होता है? V बराबर E इंटू कितना होता है? D। दो प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो उन प्लेटों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उनके बीच की डिस्टेंस के गुणनफल के कैसा होगा? बराबर होता है ये। तो अब D तो अपने को पता है, चलिए ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? R दूरी के ऊपर क्या निकाली थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी कि अपने पास एक आवेशित परत है, ये अपने ली तीसरे से, और इस आवेशित परत से R दूरी के ऊपर बिंदु जो P लिया था, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने क्या निकाली थी? यहां तीव्रता निकाली थी E बराबर सिग्मा अपॉन कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास जो ये आवेशित परत है तो इनके बीच में क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहां क्या देख रहे हैं? अपने उदाहरण भी लिया था इस तरह से कि ये प्लेट कैसी है? धनावेशित है, और ये वाली जो प्लेट है ये कैसी है? ऋणावेशित है। इन दोनों को क्या किया है? आवेशित, और इसको आवेशित किया है, और इसके आवेशन की वजह से, प्रेरण आवेशन की वजह से ये दूसरी प्लेट आवेशित हो गई। इनके बीच में यहाँ कोई बिंदु P था, P है, जिसके ऊपर मान लो अपने को क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जो आपकी आवेशित परत है उस आवेशित परत से दूरी के ऊपर क्या नहीं कर रही है? निर्भर नहीं कर रही है। ये केवल क्या कर रही है? उस चालक परत या आवेशित जो परत है उसके पृष्ठ आवेश घनत्व पर क्या कर रही है? निर्भर कर रही है। तो अपन भी ले लेते हैं कि मान लिया कि जो आपकी जो ए प्लेट है इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा? प्लस Q प्लस सिग्मा, और सेकंड बी परत है उसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनता कितना हो जाएगा? माइनस का सिग्मा हो जाएगा। तो अब
तीव्रता निकालने का सूत्र क्या बताया था मैंने कि उस बिंदु पर क्या मान लो परीक्षण आवेश, तो क्या होगा कि ये वाली प्लेट इस परीक्षण आवेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। और बी प्लेट है वो इस परीक्षण आवेश को क्या करेगी, उधर आकर्षित करेगी अपनी तरफ, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसी तरफ होगी। मतलब पहली प्लेट के कारण यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, तो दोनों क्या हो रही है, एक ही तरफ हो रही है, और एक ही तरफ हो रही है तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E बराबर कितनी होगी, E1 प्लस कितना होगा, E2। क्या फॉर्मूला बनेगा, E1 बराबर कितना होगा, सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 भी कितना है, सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो गया, सिग्मा अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इन संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो कितनी हुई भाई, सिग्मा अपॉन कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट हुआ। रख दे वैल्यू, यहाँ वैल्यू रखी तो अपने को विभव का माना गया V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया D। अब यदि सिग्मा की यदि वैल्यू रखना चाहें, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। जो आपने ये परत ली है, आवेशित परत, मान लिया है इस आवेशित परत का क्षेत्रफल कितना है, A है। जितना इसका आकार लेंगे उतना ही आकार इसका अपन लेके चलेंगे, बराबर आकार वाली कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना है, A। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, सिग्मा बराबर Q अपॉन कितना A, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, तो सिग्मा बराबर Q बटा कितना हो गया A। तो विभव कितना हुआ, V बराबर Q की जगह लिख सकते हैं Q, सिग्मा की जगह Q बटा A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया D। तो ये अपने क्या निकाल लिया, विभव कैलकुलेट कर लिया। अब विभव कैलकुलेट कर लिया तो धारिता भी निकाल लेते हैं। तो C इक्वल टू क्या है, धारिता का सूत्र Q बटा V, Q अपने को पता है, अपॉन V अपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है QD, Q इंटू डी अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, A इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ, Q से Q कट गया और एप्सिलॉन नॉट A ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन नीचे कितना बच गया, D, ये D, ये लीजिए। तो ये क्या हो गई, अपने पास किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया कि C बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना होता है, D होता है। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि किसी चालक की जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना, D। तो क्या कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो A प्लेटों के क्षेत्रफल के कैसी असमानुपाती है। इसका मतलब प्लेट का आकार जितना बड़ा होगा, पहले भी अपन कह रहे हैं कि किसी चालक का आकार जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो बात यहाँ पर भी आ रही है कि इन समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं ये जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी, इनका आकार, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो इन संधारित्र की जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इस संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है D, उसके कैसा है, व्युत्क्रम अनुपाती है। इसका मतलब दूरी जितनी कम होगी, D का मान जितना कम होगा, घटेगा, संधारित्र की जो धारिता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये जो है कब है, जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है। दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है। अब यदि अपन यहाँ से कहें कि इन प्लेटों के बीच में यदि माध्यम रख दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो यहाँ से ये नेक्स्ट अपन जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे कि समानांतर जो प्लेट संधारित्र है उसके बीच में अलग अलग मोटाई की यदि पट्टिकाएं रख दी जाएं तो उनकी धारिता क्या क्या होगी। गोली संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी, जो संधारित्र है उनका संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे ऐप M2 फिजिक्स का लिंक दिया गया है, जहां पर आप जिसको गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जिसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लासें, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो और टेस्ट सीरीज जो है वो क्या रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। नेवी, एयरफोर्स, NDA उनके लिए भी क्या है, कोर्स आपको उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद।